नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। हमने पिछले 2 दिनों से राजस्थान आबकारी अधिनियम की क्लासें रोक रखी थी। आरजेएस को लेकर थोड़ी से तैयारियां करनी थी, इस वजह से क्लासेज रुकी हुई थी। आज हम धारा 11 से राजस्थान आबकारी अधिनियम को कंटिन्यू कर रहे हैं कि यहाँ पर चैप्टर 3 शुरू हो जाता है, जो आयात निर्यात और परिवहन को बताता है। धारा 11 से लेकर धारा 15 तक ये चैप्टर 3 चलेगा। तो यहाँ पर कब आयात निर्यात करना है, किसे आयात निर्यात माना जाएगा, आयात निर्यात के लिए कब राज्य सरकार की परमिशन चाहिए, कब बिना परमिशन के कर सकते हो, ऐसे प्रोविजंस हमें देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर 3 एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट की बात करता है एक्साइजेबल आर्टिकल की। सबसे पहले धारा 11 कहती है कि आबकारी योग्य विषय वस्तु का आयात, कि किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल क्या होते थे, थोड़ी धूल साफ कर देता हूं। एक तो शराब होती थी, नशीली शराब लिखा आया, और दूसरा मादक ऑफ द द्रव्य। ये 2 एक्साइजेबल आर्टिकल है इस अधिनियम के अधीन। तो किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का आयात तब तक नहीं किया जाएगा। आयात का मतलब इंपोर्ट का मतलब कि किसी भी बाह्य जगह से राजस्थान के अंदर कोई आबकारी की विषय वस्तु मंगाना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना, और इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से अंदर मंगाना। तो आयात का मतलब है आने दो का मतलब बाहर से चीज आपके पास आएगी। तो किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का आयात तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कुछ शर्तें अधिरोपित करनी है, कि आयात तब तक मत करो जब तक कि आपने ये 3 शर्तों का पालन नहीं कर दिया हो। ए, बी और सी 3 शर्तों के बारे में बात करेगा। क्या है शर्तें, देखते हैं कि राज्य सरकार ने उसके आयात के लिए साधारण या विशेष अनुमति प्रदान नहीं कर दी हो, तब तक आप किसी भी आबकारी योग्य वस्तु को आयात नहीं करोगे। तो पहली शर्त है कि आप आयात तभी कर सकते हो जब आपको राज्य सरकार ने आबकारी योग्य वस्तु के आयात के लिए या तो जनरल या स्पेशल परमिशन दे दी हो, कि आप आबकारी योग्य विषय वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह बाहर से राजस्थान में आयात के लिए ला सकते हैं। दूसरी शर्त है कि ऐसी शर्तों का यदि कोई हो पूरा नहीं कर दिया गया हो जिसे राज्य सरकार अधिरोपित करे। राज्य सरकार ने एक्साइजेबल आर्टिकल के आयात के लिए कुछ शर्तें अधिरोपित की थी। अगर आप उन शर्तों को पूरा नहीं करते तो आपको आबकारी योग्य किसी वस्तु को आयात नहीं किया जा सकता आपके द्वारा। जब आप वो शर्तें पूरी कर देंगे तभी आप एक्साइजेबल आर्टिकल का आयात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, राज्य सरकार ने परमिशन दे दी हो, चाहे साधारण या विशेष परमिशन दी हो। सेकंड है कि कुछ कंडीशन जो राज्य सरकार अधिरोपित करे उनको पूरा नहीं कर दिया तब तक आप किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का आयात नहीं कर सकते। और तीसरा, धारा 28 सेक्शन 28 में कोई इंपोज किया जाएगा ड्यूटी या कोई शुल्क, तो एनी टाइप ऑफ फीस, एनी टाइप ऑफ ड्यूटी इंपोज इन सेक्शन 28, तो उसको आपने अदा नहीं कर दिया। अदा का मतलब होना पे करना, कि अगर कोई सेक्शन 28 के अंतर्गत उस आबकारी योग्य विषय वस्तु को ले आयात करने के लिए कोई शुल्क अधिरोपित किया गया था, कोई विशेष पेमेंट करना था हमें, वो हमने अदा नहीं कर दिया हो, या उसको अदा करने के लिए बंद पत्र निष्पादित नहीं कर दिया हो, कि हमने उसको अदा तो नहीं किया पर हमने उनको बॉन्ड दे दिया कि हम 7 दिन 10 दिन 15 दिन एक टाइम पीरियड जो उस बॉन्ड में मेंशन है उसके अंदर आपका जो एक्साइज ड्यूटी है, जो भी आपने सेक्शन 28 के अंतर्गत शुल्क लगाया है वो शुल्क हम अदा कर देंगे। उसके पश्चात ही आपको आयात करने की परमिशन दी जाएगी। तो ड्यूटी आबकारी योग्य वस्तुओं पर शुल्क लगता है धारा 28 में, उस शुल्क के बारे में पेमेंट की बात कर रहा है। या तो उसका पेमेंट कर दो या उसको पे करने के लिए आपने एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया है, तभी आपको आबकारी योग्य वस्तु का इंपोर्ट करने दिया जाएगा। तो 3 शर्तें हैं कि या तो सरकार से साधारण या विशेष अनुमति ले लो, या राज्य सरकार ने वो आयात करने के लिए शर्तें अधिरोपित की है वो शर्तों को पूरा कर दो, या धारा 28 में आपने जो अधिरोपित ड्यूटी है एक्साइज, जो आप पर एक्साइजेबल आर्टिकल पर जो ड्यूटी इंपोज की जाती है सेक्शन 28 में, वो पे कर दिया हो, या पे करने के लिए बॉन्ड दे दिया हो कि मैं पे कर दूंगा। ऐसा करने पर आपको धारा 11 के अधीन आयात करने की परमिशन मिल जाएगी। अन्यथा इन तीनों में से जो शर्त आप पर अधिरोपित की है वो पूरी नहीं कर सकते तो आप इंपोर्ट करने के लिए
असमर्थ होंगे। ठीक है, धारा 11 इंग्लिश में देख लेते हैं, इंपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। तो नो एक्साइजेबल आर्टिकल सेल बी इंपोर्टेड अनलेस, कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल आप इंपोर्टेड नहीं कर सकते, आयात नहीं कर सकते, अनलेस जब तक कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन आइदर जनरल और स्पेशल फॉर इट्स इंपोर्ट, कि स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी हो, या तो जनरली दी हो या स्पेशल दी हो, किसके लिए, ऐसे इंपोर्ट के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन फॉर इट्स इंपोर्ट आइदर जनरली परमिशन और स्पेशली परमिशन एज स्टेट गवर्नमेंट फिट्स गुड। सबसेक्शन बी करता है कि सच कंडीशन इफ एनी एट द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज हैव बीन सेटिस्फाई, कि अगर कोई कंडीशन है, सच कंडीशन है जो स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज की थी, आप उनको सेटिस्फाई कर देते हो, उसके पास पश्चात ही आप एक्साइजेबल आर्टिकल को इंपोर्ट करने के लिए योग्य होंगे, अन्यथा आप एक्साइजेबल आर्टिकल को इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो सच कंडीशंस एट द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज हैव बीन सेटिस्फाई, क्लियर है। सी कहता है द ड्यूटी इम्पोज अंडर सेक्शन 28 हैज बीन पेड फॉर ए और ए बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूट फॉर द पेमेंट देयरऑफ, कि जो सेक्शन 28 के अंदर जो इम्पोज की गई ड्यूटी है, या तो आपने वो पेड कर दी है या एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया है कि आप उसके तो सेक्शन 28 का जो ड्यूटी है उसका पेमेंट कर दोगे, उसके लिए आपने एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया है। तो दो सी में दोनों में से कोई भी शर्त कि द ड्यूटी इफ एनी इम्पोज अंडर सेक्शन 28 हैज बीन पेड or a bond has been executed for the payment thereof means a duty imposed under section 28। तो जो 28 के अंदर ड्यूटी इंपोज की जा रही है उसके संबंध में आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया, तभी आपको इंपोर्ट करने की परमिशन मिलेगी, अन्यथा आप एक्साइजेबल आर्टिकल को इंपोर्टेड नहीं कर सकते, आयात नहीं कर सकते। सेक्शन 11 क्लियर है। सेक्शन 12 पर आ जाते हैं। सेक्शन 12 बात करता है आबकारी योग्य वस्तु का निर्यात। अभी हम बाहर से राजस्थान में आबकारी योग्य वस्तु को आयात करने के संबंध में बात कर रहे थे। अब दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक्सपोर्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना। दोनों की परिभाषा पड़ी थी। निर्यात का मतलब ऐसे क्षेत्र में जहां इस अधिनियम का प्रसार है वहां से कोई आबकारी योग्य वस्तु बाहर भेजोगे, इसका मतलब निर्यात। राजस्थान से कुछ भी शराब, मादक पदार्थ हैं जो वो बाहर भेजते हो तो ये निर्यात हो जाएगा। पर राजस्थान के एक भाग से राजस्थान के दूसरे भाग में आबकारी योग्य विषय वस्तु को भेजा जाता है, इट्स मीन परिवहन, ट्रांसपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल्स, किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का निर्यात और परिवहन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि क्या नहीं कर दिया हो, धारा 28 के अधीन अधिरोपित शुल्क अदा नहीं कर दिया हो, या उसे अदा करने के लिए आपने कोई बंद पत्र एग्जीक्यूट नहीं कर दिया है। तो किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सेक्शन 28 में जो इम्पोज किए गए ड्यूटी है उसको आपने पे ऑफ नहीं कर दिया है, या उसको पे ऑफ करने के लिए एक बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर दिया है, तब तक आप किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। बी पॉइंट कहता है कि ऐसी शर्तों को यदि कोई हो पूरा नहीं कर दिया हो जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करे, कि राज्य सरकार अगर किसी एक्साइजेबल आर्टिकल के एक्सपोर्ट करने या ट्रांसपोर्ट करने पे कोई स्पेशल कंडीशन इंपोज करती है तो उन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर दिया हो, फुलफिल नहीं कर दिया हो, तब तक आप किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 12 क्लियर है कि दो कंडीशंस आपने फॉलो की है तो ही आप एक्साइजेबल आर्टिकल को निर्यात और परिवहन कर दिया। पहला सेक्शन 28 में जो एक्साइजेबल आर्टिकल के संबंध में एक ड्यूटी इंपोज की जाती है वो पे ऑफ कर दी हो, या उसको पे ऑफ करने के लिए आपने कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया हो, बंद पत्र निष्पादित कर दिया हो। सेकंड की कोई शर्त जो आपको राज्य सरकार ऐसे पदार्थों को एक्साइजेबल आर्टिकल के निर्यात के लिए या परिवहन के लिए इंपोज करे, उन शर्तों को पूरा नहीं कर दिया है, तब तक आप किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का निर्यात या परिवहन नहीं कर सकते। इंग्लिश देख लेते हैं।
export and transport of excisable article. तो no excisable article shall be export unless export और ट्रांसपोर्ट भी लिख लेना यहाँ पर, इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है, निर्यात परिवहन दोनों है हिंदी में, इंग्लिश में केवल और केवल एक्सपोर्ट ही है। तो नो एक्साइजेबल आर्टिकल सेल बी एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट अनलेस ट्रांसपोर्टेड आएगा, अनलेस द ड्यूटी इम्पोज अंडर सेक्शन 28 हैज बीन पेड और ए बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूट फॉर द पेमेंट देयर ऑफ, कि आपने सेक्शन 28 के अंतर्गत जो ड्यूटी आप पर इम्पोज की गई है वो पे कर दी है, या उसको पे करने के लिए एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया है कि हम सेक्शन 28 की ड्यूटी को पे कर देंगे। इसके लिए आपने अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है तो आप एक्सपोर्ट करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्साइजेबल आर्टिकल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए वैलिड शर्तों को पूरा कर रहे हो, आप कर सकते हो ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट। सच कंडीशंस एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज हैव बीन सेटिस्फाई, कि स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई कंडीशंस इम्पोज करती है तो वो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर दिए, फुलफिल कर दिए, उसके बाद ही आप एक्साइजेबल आर्टिकल का एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेक्शन 12 समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 13 पर बात करते हैं। सेक्शन 13 बात कर रहा है आबकारी योग्य वस्तु का आयात, निर्यात और परिवहन का प्रतिषेध करने की राज्य सरकार की शक्ति, कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कि एक्साइजेबल आर्टिकल का जो एक्सपोर्ट हो रहा था भी, जो इंपोर्ट हो रहा था और जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसको प्रोहिबिट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। क्या कर सकती है? पढ़ते हैं कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बाय द गजट नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का उन क्षेत्रों पर जिस पर इस अधिनियम का प्रसार है, पूरे राजस्थान पर इस अधिनियम का प्रसार है, सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में पढ़ा, तो राजस्थान में इस अधिनियम का प्रसार है, तो राजस्थान के उन क्षेत्रों पर कोई आबकारी योग्य वस्तु है या राजस्थान के ऐसे क्षेत्र जिन पर इस अधिनियम का प्रसार है उसके किसी पार्ट में से आयात या वहां से निर्यात पर प्रतिषेध कर सकेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट बाय द गजट नोटिफिकेशन किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को उन क्षेत्रों पर जहां इस अधिनियम का प्रसार है, किस अधिनियम का? एक्साइजेबल आर्टिकल का। कहां है? पूरे राजस्थान में। तो जहां पूरे राजस्थान से अगर कोई एक्साइजेबल आर्टिकल को आप आयात करते हो या राजस्थान से किसी को निर्यात करते हो तो उसको स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है, पर प्रोहिबिट के लिए शर्त है कि स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ही ऐसा प्रोहिबिट करने का ऑर्डर जारी करेगी, या फिर किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को आबकारी योग्य वस्तु को परिवहन का प्रतिषेध कर सकेगी, कि प्रोहिबिट कर सकती है ट्रांसपोर्ट करने से किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? राजस्थान के ऐसे क्षेत्र में जहां अधिनियम का प्रसार है वहां से राजस्थान के किसी दूसरे क्षेत्र में जहां अधिनियम का प्रसार है वहां पर सामान को ले जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। मतलब राजस्थान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में एक्साइजेबल आर्टिकल जा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट है। राजस्थान से बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट है। राजस्थान में बाहर से शराब आ रही है, इंपोर्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट बाय द गजट नोटिफिकेशन एनी एक्साइजेबल आर्टिकल्स को, चाहे तो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, दोनों को प्रोहिबिट कर सकती है, या किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकती है। इंग्लिश देख लेते हैं। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट एक्सपोर्ट, और लिख लेना भाई, यहाँ एक्सपोर्ट लिखा हुआ नहीं है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। तीन चीजों को प्रोहिबिट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट तीनों को प्रोहिबिट कर सकती है। यहां सभी पावर राजस्थान का लोकल एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होगी। द स्टेट गवर्नमेंट में कर सकती है, अगर उसको लगता है कि ऐसा प्रोहिबिट करना चाहिए तो कर सकती है। तो द स्टेट गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोहिबिट द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इनटू और फॉर्म, prohibit the export and import of any excisable article into or from the territory
टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, जहां पर ये एक्साइजेबल एक्ट है, जहां पर भी इसकी टेरिटरी है जिस पर ये एक्ट एक्सटेंड है, या उस टेरिटरी के किसी पार्ट से या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट के लिए फ्रॉम आया है, फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ दिस एक्ट एक्सटेंड, या फिर आप उससे में इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट के लिए इनटू शब्द यूज किया है। तो प्रोहिबिट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द एक्साइजेबल आर्टिकल इनटू और फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ विच दिस एक्ट एक्सटेंड और एनी पार्ट देयरऑफ, या तो पूरे एक्ट जहां पर एक्सटेंड होता है वो पूरा राजस्थान, या राजस्थान का कोई भी पार्ट है वहां पर के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगी। जैसे उसको लगता है कि कुछ बॉर्डर जैसे एनसीआर में अलवर और भरतपुर का कुछ क्षेत्र आता है, तो वो वहां पर ऑर्डर कर सकती है कि ये एनसीआर की जो शराब है दिल्ली की, वो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी। उसके संबंध में एक विशेष क्षेत्र के संबंध में वो गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि भरतपुर के अंदर, अलवर के अंदर जो नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, तो वहां पर बैन कर सकती है। तो पूरे राजस्थान में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकती है या किसी पार्ट में कर सकती है। बी पॉइंट कहता है प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल, या फिर एनी एक्साइजेबल आर्टिकल के ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकती है कि राजस्थान के अंदर एक भाग से दूसरे भाग में कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। पर दोनों कार्य स्टेट गवर्नमेंट करेगी, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा करेगी। किसी काम की चीज नहीं है, हेडिंग पढ़ो, अथॉरिटी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर अथॉरिटी डायरेक्ट के हेडिंग के अंदर आ रही है तो आपको अथॉरिटी भी देखना नहीं। जैसे सेक्शन 13 में आ रहा है कि आबकारी योग्य विषय वस्तु का आयात, निर्यात और परिवहन को प्रतिषेध करने की स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति है, तो हेडिंग के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। सेक्शन 14, आयात निर्यात परिवहन के लिए पास आवश्यक होना। पास अगर किसी प्रकार का स्टेट गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी ने पास जारी किया हुआ है, तो उस पास के द्वारा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास पास होना नेसेसरी है। तो आयात निर्यात और परिवहन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए पास का आवश्यक होना। तो किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल, आबकारी योग्य वस्तु क्या क्या होती है, नशीली शराब और मादक औषधि द्रव्य, दोनों एक्साइजेबल आर्टिकल है इस एक्ट के पर्पस से। तो किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का ऐसी मात्रा से अधिक जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा साधारणतः या तो राजस्थान राज्य के समस्त क्षेत्रों के लिए जहां पर इस अधिनियम का प्रसार है या उसमें समाविष्ट किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए विहित करे, कि आबकारी एक्साइजेबल आर्टिकल की एक क्वांटिटी बता देगी कि इतनी क्वांटिटी की तो आप अपने साथ ले जा सकते हो। गजट नोटिफिकेशन के लिए बताएगी कि पूरे राजस्थान में कोई भी व्यक्ति इतनी एक्साइजेबल आर्टिकल को अपने साथ ले जा सकता है, या फिर राजस्थान के एक विशेष क्षेत्र के लिए भी ऐसी अधिसूचना निकाल सकती है कि यहां पर इतनी शराब ले जाना अलाउ है, यहां पर इतनी ले जाना अलाउ। जैसे कि आप फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन से जब इंडिया में आते हैं तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि आप 2 शराब की बोतलें लेके आ सकते हो, 750-800 ml की 2 शराब की बोतलें लेके आ सकते हो। तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पर आप विदेश से 3 शराब की बोतल ले आओगे, फिर आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो विदेश से, और आप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो, तो वहां पर आप के पास एक विशेष परमिशन पास वगैरह होना चाहिए। सेम ऐसे ही कि राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, जैसे मैं जयपुर से सीकर जा रहा हूं, तो जयपुर से सीकर जाने के दौरान मैं राजस्थान में जो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट ने एक मात्रा बता रखी कि इतनी एक्साइजेबल आर्टिकल आप अपने साथ ले जा सकते हो, तो मैं उतना लेके जा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मैंने जैसे 2 बोतल शराब थी मैं लेके जा रहा हूं, पुलिस चेक भी करती है, तो मेरे पास 2 बोतल शराब मिलने में मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा अगर वो शराब ऐसी है जो किसी राज्य सरकार के द्वारा सेल की जाती है और किसी ठेके पे बिकती है और वहां से मैं लेके आया हूं। पर अगर ऐसी कोई शराब है, देसी बनी हुई है, कच्ची शराब है, तो फिर मैं
उल्लंघन कर रहा हूं, तो ऐसी चीज जो शेल होती है शॉप से वहां से खरीदियो, और निर्धारित मात्रा में जो स्टेट गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है कि 2 बोतल आप कहीं भी राजस्थान में लेके घूम सकते हो, उतनी मात्रा में तो आपको किसी पास की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपको पास लेना होगा। तो आप दोबारा देखना, किसी भी आबकारी योग्य विषय वस्तु का ऐसी मात्रा से अधिक जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजस्थान सरकार या तो पूरे राजस्थान के लिए फिक्स करे या ऐसे क्षेत्र के लिए राजस्थान में जो वो अधिसूचना में विहित करे, उन क्षेत्र के लिए जितना बता दी उतनी शराब आप ले जा सकते हैं। जैसे राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ट्राइबल एरिया है, वहां थोड़े हमारा आदिवासी समाज रहता है, वनवासी समाज रहता है, उनका शराब सेवन एक शौक के रूप में माना जाता है और उनकी दिनचर्या इस प्रकार की होती है कि शाम को वो शराब वगैरह का सेवन करते, तो वहां हो सकता है कि 2 की जगह 5 बोतल रखना उनको अलाउ हो, साथ में लेके चल सकते हैं। तो कोई क्षेत्र के लिए अलग हो सकती है, पर स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन में उसको प्रेस्क्राइब करेगी कि इतनी शराब ले जानी है, इतनी नहीं ले जानी, इस क्षेत्र के लिए इतना अलाउ है, इसके लिए। तो किसी भी आबकारी योग्य वस्तु की ऐसी मात्रा से अधिक जिसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार विहित करे, आयात, निर्यात या परिवहन ठीक आगामी धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधीन जारी किए गए पास के अधीन किया जाएगा। कि आप अगर राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन में जो मात्रा बताई है उससे ज्यादा मात्रा में शराब है या एक्साइजेबल आर्टिकल के अंतर्गत कोई भी मादक औषधि द्रव्य है, तो उसका आयात, निर्यात, परिवहन कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास नेक्स्ट धारा में सेक्शन 15 में जो पास बताया गया है वो पास होना ही चाहिए, अन्यथा उस बिना पास के आप शराब ले जा रहे हो तो आपको जेल में ले जाकर बिठा दिया जाएगा, एक्साइज एक्ट का आप पर केस इंपोज कर दिया जाएगा। क्लियर है? 14 का फफ्ट क्या कहना चाह रहा है, सॉरी 14 का धारा 14 क्या कहना चाह रही है कि एक्साइजेबल आर्टिकल की स्टेट गवर्नमेंट एक क्वांटिटी बताएगी कि इतनी मात्रा में ही आप एक्साइजेबल आर्टिकल खुद के साथ कैरी कर सकते हो, चाहे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है या ट्रांसपोर्ट करना है। उससे ज्यादा मात्रा में अगर आप शराब को आयात, निर्यात या परिवहन कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट धारा के अधीन जो पास जारी किया वो होना चाहिए, अन्यथा आप सीधा पुलिस थाने में ले जाकर बिठा दिए जाएंगे। बड़ी इज्जत के साथ वो बिठाते हैं, परंतु जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश नहीं दे कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसके संबंध में स्पेशली आपको डायरेक्ट नहीं किया है, तब तक राजस्थान राज्य के उन भागों पर जहां अधिनियम का प्रसार है, सीमाओं से परे किसी स्थान की, उक्त सीमाओं से परे किसी अन्य स्थान को, कि जहां इस अधिनियम का प्रसार है वहां से परे मतलब राजस्थान से बाहर के किसी स्थान से यहां से 2 भागों में बांटना, इसको यहां से यहां तक अलग पढ़ो और यहां से यहां तक अलग पढ़ो। पहला पार्ट बता रहा है यहां से शराब उतारनी है, दूसरा पार्ट बता रहा है यहां शराब ले जानी है। अब पढ़ना परंतु को कि जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश ना दे, कि जब तक राज्य सरकार ने अदरवाइज डायरेक्ट नहीं किया हो आपको, तो राजस्थान राज्य के उन भागों पर जहां अधिनियम का प्रसार है, मतलब पूरे राजस्थान में प्रसार है, तो राजस्थान राज्य के उन भागों को जहां अधिनियम का प्रसार है उन भागों की सीमाओं से परे, मतलब राजस्थान राज्य की सीमाओं से परे के किसी स्थान से, मतलब राजस्थान के बाहर से, ये तो जगह होगी कि ये राजस्थान के बाहर से, किस जगह से? राजस्थान के बाहर से। दूसरा पार्ट बता रहा है से उक्त सीमाओं से परे किसी स्थान को, राजस्थान के बाहर से और उक्त सीमाओं से परे जहां अधिनियम का प्रसार है उसकी सीमाओं से परे, फिर राजस्थान के किसी बाहर स्थान को, तो राजस्थान के बाहर के स्थान से राजस्थान के बाहर के स्थान को इस बारे में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए पास के अधीन निर्यातित किसी आबकारी योग्य वस्तु, मादक औषधि द्रव्य के परिवहन के लिए किसी पास की अपेक्षा नहीं की जाएगी। परंतु को समझना, अब लैंग्वेज मैंने आपको क्लियर की है, अब समझ आएगी कि राज्य सरकार जब तक स्पेशली डायरेक्ट नहीं करे, कि राज्य सरकार कहे कि आपको राजस्थान के बाहर से कोई एक्साइजेबल आर्टिकल लेके जा रहे हो या फिर आप कोई मादक औषधि द्रव्य लेके जा रहे हो,
और उसको राजस्थान के बाहर से लेकर जा रहे हो और राजस्थान के किसी बाहर के भाग में लेके जा रहे हो पर राजस्थान से होकर गुजर रहे हो, तो फिर आपको किसी पास की जरूरत नहीं है। अगर राजस्थान सरकार ने स्पेशली डायरेक्ट नहीं किया है तो आपको राजस्थान के अंदर से शराब लेके जा सकते हो। जैसे प्रोविजो पे बात कर रहा हूं, देखना ये हमारा राजस्थान है पतंगा का, यहां पे हमारा है गुजरात, ठीक है, गुजरात है और यहां पर हरियाणा है। दोनों की विशेषता कि हरियाणा में शराब मिलती है सस्ती और गुजरात में है शराब बैन। तो क्या होता है, यहां से सस्ती शराब यहां पर लाई जाती है। अब परंतु कह रहा था कि जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश ना दे, राज्य सरकार ने पर्सनली रोक के कहा नहीं कि आप जब भी शराब लेके जा रहे हो तो आपके पास पास होना चाहिए। जब तक राज्य सरकार ने ऐसा कहा नहीं तब तक उन क्षेत्रों पर जहां अधिनियम का प्रसार नहीं है, जहां मतलब उस क्षेत्रों पर जहां अधिनियम का प्रसार है उनसे परे, मतलब राजस्थान के बाहर से। तो हरियाणा से अगर आप कोई गाड़ी लेके चल रहे हो कि आपने ये हरियाणा से एक ट्रक रेडी कर लिया और इसमें आपने भर रखी है शराब और इस शराब को आप लेके चले और पूरे राजस्थान से होकर आप गुजरात लेके जा रहे हो, तो आपको किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं है जब तक राजस्थान सरकार ने स्पेशली आपको डायरेक्ट नहीं किया, निर्देश नहीं दिया। कि राज्य सरकार कह दे कि किसी भी राज्य से किसी भी राज्य में ले जाने वाला एक्साइजेबल आर्टिकल अगर राजस्थान से होकर गुजरता है तो उसको उसके संबंध में पास रखना होगा। पास कौन सा होगा, राज्य सरकार का कौन सा अधिकारी जारी करेगा या दूसरी स्टेट गवर्नमेंट जारी करेगी। तो वो पास के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि राजस्थान से गुजरोगे तो पास होना चाहिए, तो पास होना जरूरी, अन्यथा परंतु कहता है ऐसा पास होना आपके पास कोई जरूरी नहीं है। अब आ जाओ, दोबारा हम परंतु को पढ़ेंगे कि परंतु जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश ना दे, राजस्थान राज्य के उन भागों में जहां इस अधिनियम का प्रसार है उन भागों की सीमाओं से परे, जहां इस अधिनियम का प्रसार है वहां के परे किसी स्थान से लेकर उक्त सीमाओं के परे किसी स्थान को आप निर्यात कर रहे हो तो किसी आबकारी योग्य वस्तु और मादक ऑफ द द्रव्य का परिवहन कर रहे हो तो ऐसे परिवहन के लिए आपको किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। तो राजस्थान के बाहर के किसी स्थान से राजस्थान के बाहर के किसी स्थान के लिए आप किसी एक्साइजेबल आर्टिकल या मादक ऑफ द द्रव्य का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है, जो सेक्शन 15 में बनता है। कब नहीं है, जब तक कि राज्य सरकार निर्देश ना दे। अगर राज्य सरकार ने कह रखा है कि कोई दूसरे राज्य से शराब लेकर दूसरे राज्य में जा रहा है पर राजस्थान के भीतर से वो वाहन गुजर रहा है तो ऐसे परिवहन के लिए राजस्थान के किसी अथॉरिटी से पास बनवाना पड़ेगा, तो फिर आपके पास होना चाहिए। सेक्शन 14 मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और बार माथा मारना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, 5 मिनट वापस रिवर्स में जाके समझना। इंग्लिश देखते हैं। पास नेसेसरी टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, तीनों चीजों के लिए एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए पास जरूरी है। तो नो एक्साइजेबल आर्टिकल एक्सीडिंग सच क्वांटिटी एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, कि किसी एक्साइजेबल आर्टिकल के लिए जो क्वांटिटी स्टेट गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जो क्वांटिटी बताई है, चाहे वो जनरली बताई हो या स्पेशली बताई हो या पूरे राजस्थान के लिए बताई हो या राजस्थान के किसी टेरिटरी के किसी पार्ट के लिए बताई हो, अगर उस क्वांटिटी से एक्सीडिंग आर्टिकल एक्साइजेबल आर्टिकल लेके जा रहे हो, उसको एक्सीडिंग करते हो उस क्वांटिटी को, तो आपको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पास लेना पड़ेगा। दोबारा देखना, नो एक्साइजेबल आर्टिकल एक्सीडिंग सच क्वांटिटी एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट आइदर जनरली फॉर ऑल द टेरिटरी ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। तो पूरा राजस्थान में जहां जहां ये एक्सटेंड है उसके लिए ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन में क्वांटिटी डिसाइड कर देगी स्टेट गवर्नमेंट, या फॉर एनी लोकल एरिया, या राजस्थान के किसी लोकल एरिया में जहां ये एक्सटेंड है, कंप्राइज देन
therein shall be imported, exported and transported except under the pass issue under the provision of next following section। कि जब तक नेक्स्ट फॉलोइंग सेक्शन के अंतर्गत इशू किया हुआ पास आपके पास नहीं है, तब तक आप एक क्वांटिटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किए गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, उससे एक्सीडिंग क्वांटिटी में एक्साइजेबल आर्टिकल को एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड आल्सो अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट सेल अदरवाइज डायरेक्ट दैट नो पास सेल बी रिक्वायर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल। कि जब तक प्रोवाइडेड आल्सो अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट सेल अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ने अन्यथा आपको डायरेक्ट नहीं किया, अदरवाइज आपको कहा नहीं, निर्देश नहीं दिए, इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, दैट नो पास सेल बी रिक्वायर फॉर ट्रांसपोर्ट एनी एक्साइजेबल आर्टिकल और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एक्सपोर्टेड अंडर ए पास इशू बाय एन ऑफिसर ड्यूली अथोराइज इन दिस बिहाफ। कि इसके लिए कोई पास है, जो पास इशू करने के लिए जो स्पेशली कोई ऑफिसर अथोराइज किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, उसने जो पास जारी किया, उस पास के साथ ही आप एक्सपोर्ट करोगे, उसके वो पास रिक्वायर नहीं है। नो पास सेल बी रिक्वायर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग एक्सपोर्ट अंडर ए पास इशू बाय एन ऑफिसर ड्यूली अथोराइज इन दिस बिहाफ फ्रॉम एनी पैलेस बियॉन्ड द लिमिट डोज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड टू एनी अदर पैलेस बियॉन्ड द सेड लिमिट। कि आप राजस्थान के ऐसे पार्ट पर जहां यह अधिनियम एक्सटेंड करता है, उस पार्ट से, फ्रॉम दैट पार्ट वेयर दिस एक्ट विल बी एक्सटेंड टू एनी अदर पैलेस, पर आप अगर किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो इस राजस्थान में जहां एक्ट का प्रसार है, एक्सटेंड है, उससे अदरवाइज है, उससे आउट ऑफ है, बियॉन्ड है, तो उसके लिए आप ट्रांसपोर्ट के लिए किसी प्रकार का आपको पास रिक्वायर नहीं होगा। ये चीज नो से पास सेल भी रिक्वायर स्टार्ट में कह दिया, किसके लिए, कोई एक्साइजेबल आर्टिकल के लिए। पर कब रिक्वायर होगा, जब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है कि ऐसा पास लेकर ही आप राजस्थान के अंदर से गुजर सकते हो, तब आपको वो पास रिक्वायर होगा। सेक्शन 14 अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेक्शन 15 पास के बारे में अभी बात करके आया था, वही पास बताएगा। आयात निर्यात परिवहन के लिए पास दिया जाना कि जब भी आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ग्रांट किया जाएगा आपको एक पास। आबकारी योग्य वस्तु को आयात करना, निर्यात करना, परिवहन के लिए पास आबकारी आयुक्त द्वारा, अथॉरिटी याद रखना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, कि या तो एक्साइज कमिश्नर के द्वारा या उसके द्वारा कोई सशक्त किया गया, एम्पावर्ड किया गया कोई एक्साइजेबल ऑफिसर है, एक्साइज ऑफिसर है, उसके द्वारा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए दिए जा सकेंगे जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त समय समय पर अधिरोपित करे। ठीक है, ये पास क्या होते हैं मैं समझाता हूं आपको। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये डिस्ट्रिक्ट है कि ये कोई जिला है, ये जयपुर है। जयपुर में कहीं पर वेयर हाउस होता है, जैसे मैं जयपुर को हटाकर यहां से करता हूं कि ये श्री गंगानगर है। राजस्थान में जो गंगानगर जिला है वो जिला है यहां पर, और गंगानगर में गोदाम है एक्साइजेबल आर्टिकल का। यहां पर एक्साइजेबल आर्टिकल के लिए वेयर हाउस बना हुआ है। अब इस वेयर हाउस से जो राजस्थान में, जैसे ये गंगानगर का ये तो जिला मुख्यालय हो गया, सिटी हो गया गंगानगर, जहां वेयर हाउस बना हुआ है, और ये पूरा गंगानगर की सीमाएं हैं जिले की। और यहाँ कोई गांव है, यहाँ पर क्या है, किसी के पास शराब का ठेका है, जैसे मेरे पास है कि शराब का ठेका है किसी प्रकार का, वाइन शॉप मैंने ले रखी है, लाइसेंस ले रखा है। अब मैं यहाँ से जो सरकार से माल खरीद के लाऊंगा, इसके लिए मैं पे ऑफ करूंगा। पे ऑफ करने पे मुझे बिल देंगे, बिल के साथ बिल्टी देते हैं एक, ठीक है,
उसके अलावा एक्साइजेबल ड्यूटी मैंने पे की है, उसकी रिसिप्ट होती है मेरे पास। और फोर्थ मेरे को जारी किया जाता है एक पास। अब मैंने जैसे यहां से मेरी गाड़ी रवाना होती है, किसी प्रकार का साधन है वो रवाना होता है, और उसके अंदर मैंने 500 पेटी शराब रख रखी है, 500 पेटी शराब, ठीक है। कि मैंने 500 पेटी शराब उस गाड़ी में लोड कराई है, तो मुझे पास इश्यू करेंगे कि ये पास है, ये पास किस रास्ते का होगा, कि ये व्यक्ति यहां से निकलेगा, इस रास्ते से जाएगा और इस दुकान तक जाएगा। तो मेरे पास 500 पेटी शराब गाड़ी में, और मुझे फिक्स पास दिया जाता है कि ये वेयर हाउस से निकल रहा है, इस दुकान तक जाएगा और इस रास्ते से जाएगा, और मैं उसी रास्ते से जा सकता हूं, उतनी शराब लेके जा सकता हूं, और मैं सीधा इस गोदाम की जगह, ऐसा नहीं कि मेरी शराब शॉप की जगह यहां पे कोई घर बना रखा है और वहां ले जाके शराब रख दूं। सारी चीजें फिक्स उस पास में मेंशन की हुई रहती है कि इतनी शराब लेके जा रहा है, इस रास्ते से जाएगा, इस दुकान पर ले जाकर रखेगा। अगर मैं वहां की जगह यहां से निकलता हूं और यहां पर पुलिस चेक करती है, पुलिस की यहाँ चेक पोस्ट है, या एक्साइजेबल एक्ट के अंतर्गत जो हमने चेक पोस्ट पढ़ी थी, ऐसी चेक पोस्ट में मुझे चेक किया जाता है, तो फिर मैं उस पास का उल्लंघन कर रहा हूं और मुझे सीधा सीधा सारा माल जब्त करके और एक्साइजेबल एक्ट के अंतर्गत मेरे को दायी बना दिया जाएगा। तो जब भी आप एक्साइजेबल आर्टिकल को परिवहन कर रहे हो, ये मैंने क्या बताया था, परिवहन, एक राजस्थान के एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाना, जिला मुख्यालय से हर शॉप पे पकड़ाना। तो जब भी आप एक्साइजेबल आर्टिकल को आयात कर रहे हो, निर्यात कर रहे हो या परिवहन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक पास इश्यू किया जाएगा, या तो वो एक्साइजेबल कमिश्नर आबकारी आयुक्त द्वारा, या ऐसे आबकारी आयुक्त द्वारा किसी आबकारी आयुक्त ने किसी को सशक्त किया है, ऐसे आबकारी अधिकारी द्वारा, तो आबकारी आयुक्त द्वारा एम्पावर्ड किया गया, उसके बिहाफ पे एम्पावर्ड किया गया कोई एक्साइजेबल ऑफिसर है, उसके द्वारा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए दिया जा सकेगा। उसमें कुछ सर्टेन कंडीशन हो सकती है कि अगर ऐसा रास्ते में कोई बाधा है तो वो कोई साइड के रास्ते से जा सकता है, ऐसी कुछ सर्टेन वो छूट देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं पूरे जिले में घुमा की शराब ले जाऊं। ऐसे तो मैं किसी जगह से गुजरूंगा, 5 पेटी वहां डाल जाऊंगा, 10 वहां डाल जाऊंगा और कोई दूसरी ब्लैक की शराब वहां से डाल लूंगा। इसलिए फिक्स रूट दिया जाता है कि आप वही शराब जो गवर्नमेंट से लिए वही गोदाम पे ले जाओ, वही सेल करो। तो ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए जो उस पास में मेंशन किए जाएंगे, राज्य सरकार इस निमित्त समय समय पर अधिकृत करे। जो भी रेस्ट्रिक्शन होंगे, जो भी प्रोविजंस होंगे, उनके अधीन रहते हुए एक्साइजेबल आर्टिकल को एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए पास इश्यू किया जाएगा एक्साइज कमिश्नर के द्वारा या एक्साइज ऑफिसर के द्वारा, जिसको ड्यूली एम्पावर्ड किया गया है इस बिहाफ के पे कि वो धारा 15 के अंदर पास इश्यू कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा पास या तो साधारण हो सकेगा या तो सिंपल पास हो सकेगा, जो एक निश्चित कालावधि के लिए हो सकेगा, एक बिल्कुल टाइम पीरियड के लिए पास दिया जा सकता है, या फिर कोई स्पेशल आर्टिकल के लिए हो सकता है कि केवल और केवल ये वस्तु के लिए आपको पास है कि आप गंगानगर के गंगानगर शुगर मिल है जहां पर शराब बनती है, वहां से शराब को ले जाकर यहां ले जा सकते हो और ये गाड़ी वाहन संख्या यूज करेंगे, एक बार में आप इतनी शराब ले जा सकते हो। या कोई औषधि द्रव्य है जो कि विभिन्न निश्चित प्रकार के लिए हो सकता है कि आप जो हेम्प पौधा है जिससे गांजा भांग बनती है, उसको पत्तियों को ले जा सकते हो, सुखा के ले जा सकते हो, गीली ले जा सकते हो, या फिर आपको विशेष रूप से स्पेशल अवसर पर या विशेष परेशानों पर, परेशानों का मतलब होता है परेशानों का मतलब, रुकना मैं बताता हूं एक मिनट। पारेषण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। गूगल करना पड़ेगा भाई मुझे, एक मिनट वेट करना। अभी रहने तो टाइम लग जाएगा। तो ऐसे पास या तो सिंपल जनरली हो सकेंगे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, एक
फिक्स टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, किसी स्पेशल आर्टिकल के लिए हो सकता है, या स्पेशल मादक औषधि द्रव्य के निश्चित प्रकारों के लिए हो सकता है, स्पेशल ओकेजन पे या विशिष्ट परेशानों के लिए हो सकेगा। ठीक है, परेशान का मैं देख के बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो के में। इंग्लिश देख लेते हैं। तो क्या कहा इसने 15(1) में, हिंदी में एक बार और रिपीट कर देता हूं कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर जिसको ड्यूली एम्पावर किया गया उसके द्वारा पास जारी किए जाएंगे। उसमें सर्टेन रेस्ट्रिक्शन हो सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करे, या कोई स्पेशल प्रोविजंस हो सकते हैं, स्पेशल कंडीशन हो सकती है जिनके अधीन रहते हुए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट करेंगे उस पास में जो मेंशन की गई होंगी। ऐसे पास जनरली हो सकेंगे, स्पेशल टाइम पीरियड के लिए हो सकेंगे, स्पेशल आर्टिकल के लिए हो सकेंगे, या अन्य किसी चीजों के लिए हो सकेंगे। अब पार्सल द्वारा अपना माल भेजना होता है, पारेशन का अर्थ लिख लेना, पार्सल द्वारा अपना माल भेजना। तो कोई स्पेशल पार्सल के द्वारा आप माल भेज रहे हो, पार्सल का मतलब किसी विशेष पैकिंग के अंदर आप माल को इधर से उधर भेजते हो। जब पार्सल का मतलब होता है एक ट्रक में विशेष सामान को इधर से उधर भेज रहे हो, तो उसको स्पेशल उस पार्सल के लिए, उस विशिष्ट पारेशन के लिए कि कोई विशिष्ट मात्रा में मादक पदार्थ आ रहा है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, तो उसके लिए स्पेशल पास जारी किया जाएगा विशिष्ट पारेशन के लिए। ठीक है, कंसाइनमेंट लिखा हुआ है ना, स्पेशल कंसाइनमेंट लेते हैं कि आपने कोई कंसाइनमेंट ले लिया है कि ये माल मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचाना, तो स्पेशल कंसाइनमेंट के लिए हो सकता है, पार्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए। इंग्लिश देख लेते हैं। ग्रांट ऑफ पासेज फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। तो पासेज फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल मे बी ग्रांटेड बाय एक्साइज कमिश्नर और बाय एन एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। कि पासेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्साइजेबल आर्टिकल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पासेज है वो ग्रांट किए जाएंगे किसके द्वारा, बाय द एक्साइज कमिश्नर या बाय द एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। कि उसको वो पास करने के लिए विशेष रूप से एम्पावर किया गया हो, उसके द्वारा उन पास में सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज। कुछ रेस्ट्रिक्शन उस पास के अंदर मेंशन की जा सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज की हो, इम्पोज इन दिस बिहाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना ठीक लगता है, टाइम टू टाइम वो इस बिहाफ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाहे वो इम्पोज कर सकती है। उस रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए, उसको सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन रहते हुए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करोगे जो पास में मेंशन होगी। सच पासेज में आइडर भी जनरल, साधारण रूप से किया जा सकते हैं, या फॉर डेफिनेट पीरियड के लिए किया जा सकते हैं, या काइंड ऑफ आर्टिकल के लिए किया जा सकता है, या स्पेशल फॉर स्पेसिफिक ओकेजन विशेष अवसर के लिए, या पार्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए भी हो सकता है। तो ऐसा पास जनरली हो सकता है कि आपको रोज के आवागमन, रोज माल एक जगह दूसरे जगह लेके जाना है तो वहां एक कॉमन पास बना दिया जाता है, या फिर आपको एक स्पेशल पीरियड के लिए पास इशू किया जा सकता है, स्पेशल का आर्टिकल के लिए, या स्पेशल या कोई आर्टिकल के काइंड से उनके लिए, स्पेशल ओकेजन के लिए, या पार्टिकुलर कंसाइनमेंट है उसके लिए ऐसा पास इशू किया जा सकता है, पास ग्रांट किया जा सकता है। क्लियर है? धारा 16 चैप्टर 4 शुरू हो जाता है। मैन्युफैक्चर, पजेशन और सेल मतलब विक्रय, विनिर्माण, कब्जा और विक्रय तीनों की बात करेगा चैप्टर 4। और इसकी रेंज है सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 27 तक। ये चैप्टर 4 चलेगा सेक्शन 16 से लेकर और सेक्शन 27 तक। इसमें पढ़ेंगे जिसमें ये पहले मैन्युफैक्चर, पजेशन और सेल्स की बात करेगा कि इनके संबंध में क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने होंगे। तो सेक्शन 16 पहला सेक्शन कहता है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन के सिवाय आबकारी योग्य विषय वस्तु के निर्माण का प्रतिषेध है कि इस एक्ट के प्रोविजंस के अधीन आप अगर एक्साइजेबल आर्टिकल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये ठीक है, अदरवाइज आपने
एक्सेप्ट करते हुए उसके अपवाद के रूप में अगर किसी एक्साइजेबल आर्टिकल का विनिर्माण किया तो ये प्रोहिबिट किया हुआ है सेक्शन 16 में। तो अब जो जो कच्ची शराब बना रहा था, जो मेरे पहले लेक्चर से कच्ची शराब बनाना सीखा, वो बंद कर देना। अब सेक्शन 16 में हमने पढ़ लिया है और ये लागू हो गया। ये मजाक का विषय था, कोई बना मत लेना। मैंने पहले ही लेक्चर में बोल दिया था कि शराब सेवन करना और बनाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, केवल प्रायोगिक ज्ञान देने के लिए कि इस एक्ट के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे, इसकी नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए बताया था। बाकी कोई भी बनाओ, जेल चले जाना, काफी अच्छी जगह होती है, देख आना। शुरू करते हैं सेक्शन 16 कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन के सिवाय आप एक्साइजेबल आर्टिकल का मैन्युफैक्चर करते हो तो उसको प्रोहिबिट किया हुआ है। क्या क्या प्रोहिबिट है? सेक्शन 1 कहेगा कि कोई भी आबकारी योग्य वस्तु, कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल विनिर्मित नहीं किया जाएगा। इंग्लिश भी साथ में देखते चलते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल प्रोहिबिट एक्सेप्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत रहते हुए तो आप एक्साइजेबल आर्टिकल का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट यू कैन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, बट उसको एक्सेप्ट करते हुए मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो प्रोहिबिट है। तो क्या पॉइंट क्या कहता है? कोई भी आबकारी योग्य वस्तु विनिर्मित नहीं की जाएगी। नो एक्साइजेबल आर्टिकल सेल बी मैन्युफैक्चर्ड, कि आप कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। कर सकते हैं पर इस अधिनियम के प्रोविजन के अधीन रहते हुए। ये अधिनियम बात करेगा लाइसेंस लेना, सरकार से परमिशन लेनी है, फिर फैक्ट्री डालनी है, तो उनको फॉलो अप करके तो आप बना सकते हो। पर अगर कोई कच्ची शराब बना रहा है तो आप सेक्शन 16 का उल्लंघन कर रहे हैं। हेम्प के पौधे, केनोविस सटाइवा की खेती नहीं की जाएगी। पहचाना हेम्प के पौधे? गांजा, भांग, सीधी, तीनों बनते थे हेम्प के पौधे के पत्ती, फूल, तने और फल के द्वारा। तो हेम्प के पौधों की खेती नहीं की जाएगी। हेम्प के पौधों से की खेती नहीं करोगे तो नो हेम्प प्लांट कैनाबिस सटाइवा सेल बी कल्टीवेटेड, खेती नहीं करनी है, कल्टीवेटेड नहीं कर सकते आप हेम्प के पौधों को। कोई भी जगह जो आपके पोजीशन में है, भले ही आपने वहां हेम्प का पौधा फेंक कर उगाया नहीं और उग गया है, और तो वहां आपने अगर उस पौधे का आपकी पोजीशन में उगाया तो आप लाइबल होंगे। बी कहता है कि किसी भी हेम्प के पौधे की खेती नहीं की जाएगी। अगर खरपतवार के रूप में भी कोई चीज उग रही है तो आपको तोड़कर फेंकना है। गांजे का पौधा अच्छे से आप देखकर पहचान सकते हैं, तो हेम्प के पौधों की खेती को मना करता है। चलो नहीं करेंगे। सी पोर्शन कह रहा है कि हेम्प के पौधे कैनोबिस सटाइवा की कोई भी भाग, कोई भी भाग, क्या कौन से भाग काम आते थे? 4 भाग काम आते थे। एक तो पत्ती काम आती थी, दूसरा तना काम आता था, पतला तना, तीसरा इसके फूल काम आते थे, और चौथा आता था फल। तो लीव और तना, फ्लावर और फ्रूट, चारों को आप हेम्प के पौधे को यूज लेते थे। तो हेम्प के पौधे का कोई भी भाग जिसे मादक औषधि द्रव्य विनिर्मित किया जा सकता है, चारों ही भागों से होता है, उसको संग्रहित नहीं किया जाएगा। तो नो पोर्शन ऑफ हेम्प प्लांट फ्रॉम विच इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर, जिनसे आप गांजा भांग बना सकते हैं, सेल बी कलेक्टेड। तो नो पोर्शन ऑफ हेम्प प्लांट सेल बी कलेक्टेड फ्रॉम विच इंटॉक्सिकेट ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर। तो ऐसा कोई भी पोर्शन हेम्प पौधे का आप कलेक्ट नहीं करेंगे जिनके द्वारा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। क्लियर है? डी पॉइंट कहता है कोई भी शराब विक्रय के लिए बोतलों में नहीं भरी जाएगी। बोतल में भरना परिभाषित किया था, तो आप किसी भी प्रकार की वाइन को, लिकर को बोतलों में नहीं भरेंगे सेल करने के पर्पस से। हो सकता है आप अंग्रेजी की एक बोतल किसी ठेके से खरीद के लाए हो और आपने डिसाइड कर लिया कि आधी तो मैं पीऊंगा, आधी मेरे दोस्त को दे दूंगा, तो उस बोतल में से आधी आपने दूसरी बोतल में भर के उसको पकड़ा दी हो। तो ये आपने सेल करने के पर्पस से नहीं की, ये आपने भाईचारा निभाने के पर्पस से कार्य किया है।
तो कोई भी शराब विक्रय के लिए बोतलों में नहीं भरी जाएगी। ठीक है, फॉर द नो लिकर सेल भी बोतल फॉर सेल सेल करने के पर्पज से। कौन सी शराब? जो शराब आप खरीद के लाए। पर अगर कच्ची शराब है, भले आप उसको सेल करने के लिए नहीं भर रहे, पर एक बोतल से दूसरे में आप हथकड़ शराब, कच्ची शराब को भर रहे हो, तो इसका मतलब आप 16 के डी का उल्लंघन कर रहे हो। किसी भी ताड़ी उत्पादक वृक्ष जो पाम होता है, उस पाम ट्री से रस नहीं चुआया जाएगा। इसको चुआया को रहने तो इंग्लिश देख लो कि रस को टेप नहीं करना। तो नो ताड़ी प्रोड्यूसिंग ट्री सेल बी टेप। आप जो रस निकालते हो वो नहीं करोगे, थोड़ा चुआया जाएगा, चुराया जाएगा। टेप्ड निकालना होता है, टेप्ड का मतलब किसी भी चीज से निकालना। तो किसी भी ताड़ी उत्पादक वृक्ष से रस नहीं प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। कुल मिला के ई वाला पोर्शन यही कहता है कि कोई ताड़ी उत्पादक वृक्ष से, कोई पाम ट्री है, उसका रस है जो, जिसको ताड़ी कह के संबोधित करते हैं, उसको निकाला नहीं जाएगा, प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, चुआया जाएगा। बड़ा अजीब सा शब्द है, इंग्लिश में टेप देख लेना, ये ज्यादा इजी रहेगा। तो नो ताड़ी प्रोड्यूसिंग ट्री सेल बी टेप्ड। क्लियर है? किसी भी वृक्ष से ताड़ी नहीं निकाली जाएगी। कोई भी वृक्ष है उससे ताड़ी नहीं निकाली जाएगी। जो ताड़ी के वृक्ष होते हैं उनसे आप किसी प्रकार की ताड़ी नहीं निकालेंगे। नो ताड़ी सेल बी ड्रॉन फ्रॉम एनी ट्री। ताड़ी उत्पादक वृक्ष से रस नहीं चुआया जाएगा और किसी भी वृक्ष से ताड़ी नहीं निकाली जाएगी। दोनों सिमिलर प्रोविजन है, पर दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। रोकते हैं इसको, कल मैं दोनों में अंतर क्लियर करता हूं कि चुआया जाएगा का मतलब क्या होगा, टेप्ड का मतलब। तो इंग्लिश मीडियम वाले वो तो समझ गए होंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा सा टेप्ड को लेकर दिक्कत फील हो रही होगी कि टेप्ड का मतलब क्या होता है। तो इसको कल के लिए छोड़ दो, हम कल देखते हैं कि टेप का मतलब क्या होता है। तो ये क्लियर है। इस सेक्शन में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़े। उपयोग किया जाएगा, भाई टेप का मतलब गूगल ट्रांसलेशन क्या बता रहा है? उपयोग करना। गूगल ट्रांसलेटर होता है, वो कह रहा है कि किसी भी लाभ उठाना, रस का उपयोग करना नहीं किया जाएगा। तो कोई भी ताड़ी उत्पादक वृक्ष है, उसका रस है, उसको यूज नहीं करोगे, उपयोग नहीं करोगे। ठीक है, तो कोई भी ताड़ी उत्पादक वृक्ष के रस का यूज नहीं किया जाएगा। और 6 वाला पॉइंट कहता है किसी भी वृक्ष से ताड़ी नहीं निकाली जाएगी। तो ये तो निकालने की बात कर रहा है, और ई वाला पॉइंट यूज करने की बात कर रहा है, उपयोग करने की। तो नो ताड़ी प्रोड्यूसिंग ट्री सेल बी टेप्ड और नो ताड़ी सेल बी ड्रॉन फ्रॉम एनी ट्री। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया है दोनों के बीच का, तो मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद जब कल की क्लास शुरू करेंगे वहां इसको दोबारा बता दूंगा। क्लियर है? धारा 16 6 के बाद 6 पॉइंट देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी भपका है, कोई भी बर्तन है, औजार है, उपकरण है या कोई भी यंत्र है, न तो उपयोग में लाएगा, न अपने पास रखेगा, न पोजीशन में रखेगा। कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसका विनिर्माण करने के लिए काम में आने वाला कोई भी पदार्थ, जैसे आपने अंगूर या महुआ है उसको शराब बनाने के प्रयोजन के लिए, सड़ाने के लिए रख रखा है, या आप किसी प्रकार का भपका एक पूरा संयंत्र होता है जो कच्ची शराब बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, एप्लायंसेज होते हैं कच्ची शराब बनाने का। तो कोई भी पदार्थ जिससे शराब बनती है या कच्ची शराब बनाने के लिए आपने भपका है या कोई बर्तन है। देखो
पदार्थ आप कहोगे कि सर ऐसे तो हम घर में अंगूर रखते हैं, महुआ रखते हैं, पर ये विनिर्माण के प्रयोजन के लिए आप उस महुआ को सड़ा रहे हो, उसमें आपने खमीर डाल के उसका किण्वन कर रहे हो, बाद में उसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस द्वारा, आसवन के प्रोसेस द्वारा उससे शराब बना रहे हो, तो आप जी का उल्लंघन कर रहे हैं, सेक्शन 16 के जी क्लोज का। पर आप अंगूर रखे हुए हैं तो वो, या महुआ रखा हुआ है आपके घर में, तो आप एक्साइजेबल आर्टिकल उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं रखे हुए। तो ये अंतर समझना कि विनिर्माण के प्रयोजन के लिए शब्द इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी व्यक्ति किसी एक्साइजेबल आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने के पर्पज से कोई भी पदार्थ घर में रखे हुए हैं, या भभका रखे हुए हैं, या कोई बर्तन है जो शराब बनाने में विशेष रूप से काम आता है, या कोई औजार है, या कोई उपकरण है, या कोई यंत्र है, उसको न तो उपयोग में लाएगा, ना तो यूज करेंगे जो शराब बनाने में काम आता है, न ही उसको अपने पास रखेगा, न ही अपने पोजीशन में रखेगा। तो ना तो यूज करेंगे, ना अपने पास में रखना है, ना ही उसको अपने पोजीशन में रखना है। क्लियर है? कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल का मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो पदार्थ काम में आते हैं, बबका जो कच्ची शराब बनाने के लिए संयंत्र होता है, अप्लायंसेज होते हैं, बर्तन, औजार, उपकरण, यंत्र, न तो यूज में लोगे, न अपने पास रखोगे, ना ही अपनी पोजीशन में रखोगे। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पत्नी सेवक के पोजीशन में रखे हैं, वो माने जाएंगे आपकी पोजीशन में। आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दी गई किसी आबकारी अधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति के अधिकार, या तो आबकारी अधिकारी द्वारा इस निमित्त दी गई, या यहां पर या लिख लेना, या किसी आबकारी अधिकारी, या तो आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दी गई, या आबकारी अधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति का प्राधिकार के अधीन और उसके निबंधनों और शर्तों के अधीन से अन्यथा। अगर किसी आबकारी आयुक्त ने या आबकारी अधिकारी ने कुछ निबंधनों पर एक आपको लाइसेंस दिया है, अथोराइज किया गया है, लाइसेंस से ग्रांट किया है कि आप ऐसे बर्तन, ऐसा भभका, ऐसा एक्साइजेबल आर्टिकल रख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, पोजीशन में रख सकते हो, तो उससे अन्यथा आप नहीं रखोगे। अगर लाइसेंस दिया है तो आप रख सकते हो, उससे अदरवाइज जाके आप कोई भी व्यक्ति एक्साइजेबल आर्टिकल का मैन्युफैक्चर करने के पर्पज से कोई पदार्थ, भभका, बर्तन, औजार, उपकरण या यंत्र अपनी पोजीशन में नहीं रखेगा। इंग्लिश देख लेते हैं। नो पर्सन सेल यूज, कीप एंड हैव इन ईच पोजीशन। ना तो यूज करेगा, ना अपने पास रखेगा, ना अपनी पोजीशन में रखेगा। क्या? एनी आर्टिकल, स्टील, यूटेनलिस, implement, instrument and apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing any exciseable article। तो कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल के मैन्युफैक्चर करने के पर्पज से कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन सेल यूज, कीप और हैव इन हिज पोजेशन एनी मटेरियल, एनी स्टील्स, यूटेंसिल, implement, instrument और apparatus for the purpose of manufacturing any exciseable article except, इसी पे ये एक्सेप्शन लगा रखा है कि आप कब रख सकते हैं, तो एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस ग्रांट इन द दैट बिहाफ ऑफ एक्साइज कमिश्नर बाय एनी एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। कि कोई एक्साइज कमिश्नर ने या एक्साइज ऑफिसर जिसको ड्यूली एम्पावर किया गया इस बिहाफ पे, उन्होंने अपने बिहाफ पर कोई लाइसेंस ग्रांट किया है, कुछ टर्म्स और कंडीशन के अधीन रहते हुए ऐसा अथोराइज किया गया है, आपको किसी लाइसेंस से ग्रांट किया गया है, तो इसके अधीन आप ऐसा रख सकते हो। इसको एक्सेप्शन में जाके आप किसी प्रकार का एक्साइजेबल आर्टिकल से रिलेटेड मटेरियल है, मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड कोई मटेरियल, कोई स्टील, यूटेंसिल, इंप्लीमेंट, इंस्ट्रूमेंट या अपैरेटस नहीं रख सकते। आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दी गई किसी अनुज्ञप्ति का प्राधिकार के बिना और अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों से अन्यथा कोई भी आसवनी, मध्य निर्माणशाला, घट, भभका न तो बनाया जाएगा, नहीं चलाया जाएगा। एक्साइजेबल कमिश्नर द्वारा कोई लाइसेंस ग्रांट किया है उसके बिना, आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दी गई किसी अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के बिना या अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों से अन्यथा कोई भी आसवनी डिस्टिलेशन
शराब बनाने की जो प्रक्रिया मैंने बताई थी कि ऐसा भाप जाएगी, भाप को पानी बनाकर यहाँ पर शराब निकाल ली जाएगी, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन। आप जैसे ही ये लेक्चर खत्म होता है आसवन लिखकर या डिस्टिलेशन लिखकर एक चेक करना, फिर आपको एक केमिस्ट्री का पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा कि आसवन क्या प्रक्रिया होती है। ऐसा एक बीकर आएगा, ऐसा एक बीकर होगा, बीकर के नीचे आग लगी होगी, वो बीकर ऊपर जाएगा, यहाँ से भाप जाएगी और फिर भाप यहाँ पे ठंडी होकर और ऐसी टेस्ट ट्यूब के द्वारा एक बीकर में निकलेगी। ये पूरी प्रक्रिया आसवन कहलाती है। तो क्या है कि कोई भी आबकारी आयोग द्वारा कोई इस नियमित अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के बिना, तो लाइसेंस की अथॉरिटी के बिना, ऐसा लाइसेंस जो एक्साइज कमिश्नर के द्वारा दिया गया है उसके बिना, या अनुज्ञप्ति की में जो निर्बंधन और शर्तें थी, जो रेस्ट्रिक्शन कंडीशन उस लाइसेंस में लगाए गए थे, उनसे अदरवाइज जाकर आप कोई भी आसवनी नहीं कर सकते। मद्य निर्माणशाला, लिकर का ब्रेवरी लिखा हुआ है। मद्य निर्माणशाला का मतलब है कि शराब का बनाने का जो कारखाना होता है वो, और घट बबका मतलब मटकी के द्वारा, मटकी के नीचे आग लगाकर जो शराब बनाई जाती है उसको न तो बनाया जाएगा न ही चलाया जाएगा। तो एक्साइज कमिश्नर के द्वारा लाइसेंस दिया गया, उस लाइसेंस के बिना, या फिर जिन शर्तों पे लाइसेंस दिया था, जिन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए लाइसेंस दिया गया था, उनके बिना कोई भी डिस्टिलेशन, कोई भी मद्य निर्माणशाला, कोई भी घट बबका न तो बनाया जाएगा न ही उसको चलाया जाएगा। क्लियर है? तीनों शब्दों का अर्थ, आसवनी का मतलब शराब बनाने की एक प्रक्रिया, मद्य निर्माणशाला मतलब शराब बनाने का कारखाना, और घट बबका मटकी के प्रयोग के द्वारा जो शराब बनाई जाती है। घट बबका पोर्ट स्टिल प्रोसेस होता है, घट बबका के द्वारा जो शराब बनाई जाती है उसको न तो बनाया जाएगा न ही उनको चलाया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। इसके संबंध में इनको चलाने के लिए एक्साइज कमिश्नर के द्वारा लाइसेंस दिया जाना चाहिए, और लाइसेंस में जो रेस्ट्रिक्शन कंडीशन है उनके अधीन रहते हुए ही आप कर सकते हो। तो नो डिस्टिलरी, ब्रेवरी एंड पोर्ट स्टिल सेल बी कंस्ट्रक्टेड एंड वर्क, ना तो बनाया जाएगा ना ही वर्क किया जाएगा। तो नो डिस्टिलरी, ब्रेवरी, पोर्ट स्टिल सेल बी कंस्ट्रक्टेड and worked except under the authority and subject to the terms and condition for a license grant in that behalf by excise commissioner, कि एक्साइज कमिश्नर ने आपको डिस्टिलरी, ब्रेवरी और पोस्ट स्टील का कंस्ट्रक्शन और वर्क के लिए अगर कुछ टर्म्स और कंडीशन के अधीन रहते हुए एक लाइसेंस ग्रांट किया है उनकी अथॉरिटी में, तो आप ऐसा कंस्ट्रक्शन और वर्क चला सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा कंस्ट्रक्शन और वर्क नहीं चला सकते। तो नो डिस्टिलरी, ब्रेवरी, पोर्ट स्टील सेल बी कंस्ट्रक्शन एंड वर्क एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए लाइसेंस ग्रांट इन दैट बी हाफ बाय द एक्साइज कमिश्नर। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी, सेक्शन 17 कल से पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।